कहानी जय की जुबानी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी जिंदगी में कोई ऐसा दिन आएगा जब मैं किसी औरत के सामने इतना टूट जाऊंगा। अपनी माँ की मौत का सदमा कभी भूल नहीं पाया था। उनसे किया हुआ वादा भी मैं पूरा नहीं कर पाया जब अभय भी मुझसे दूर हो गया। बड़े होकर जब मैं और अभय करीब आने लगे उसकी भी मौत हो गई और उसके बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल नरक बन गई थी। तभी मुझे पता चला अभय का एक बेटा है राजवीर, जिसने मुझे जीने की नई उम्मीद दी थी। राजवीर की तलाश में जब मैं पामेला तक पहुंचा और मेरी जिंदगी में रोशनी की नई किरण आ गई। मैं उसे पाना चाहता था, इसलिए उससे शादी कर ली, पर मुझे नहीं पता था कि वो मेरी जिंदगी में यूं खुशियों के रंग भर देगी। मैं उसे जानने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वह मेरी जिंदगी से चली गई तो मेरी जिंदगी फिर से डूब जाएगी। बाहों में भरकर मैंने कहा, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। देखा तो वह थककर चूर थी और नींद की दुनिया में चली गई। कहानी पामेला की जुबानी। आज न जाने कितने दिनों बाद जब मैं सुबह आँख खुली, मेरे सामने जय था। मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझसे कहा, गुड मॉर्निंग मिसेस चौधरी। मैंने देखा उसकी आवाज में कितना अनिश्चितता है और उसकी आंखों में सवाल है जो मुझे पूछ रहे हैं, क्या हमारा रिश्ता अब सही है? मैंने उसके होठों को हल्का सा चूमा और कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर चौधरी। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई और मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैं मुस्कुराई पर देखा यह कितना अलग है। उसने मुझे बहुत कसकर पकड़ रखा था, जैसे वो डरा हुआ हो कि मैं भाग जाऊंगी। मैं कभी नहीं जाऊंगी जय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने अपने हाथों से उसे पकड़ते हुए कहा। अभी वह मुझे पकड़ा हुआ पूछा, क्या तुम सच बोल रही हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा कि मैं तुमसे कभी झूठ कहा है? वह मेरी आंखों में देखता हुआ कहा, तुम मेरे साथ ही रहोगी? मैंने कहा, हमेशा। और मैं तुमसे जो 3 शब्द कहे थे वो अपने दिल की बात ही बताई थी। इसका मतलब यह है कि मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे तुम मेरे दिल के 100 टुकड़े करो, चाहे मुझे कितना भी चोट पहुंचाओ। मैं तब तक रहूंगी जब तक तुम मेरे सम्मान को ठेस न पहुंचाओ या मुझ पर हाथ ना उठाओ। क्या तुम समझ गए? उसने कहा, हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और एक आखिरी बात, अगर मैंने कभी देखा तुम्हें कोई दूसरी औरत छू रही है या तुम्हारे साथ करीबी रिश्ता बना रही है, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और तुम्हारी शक्ल मैं दोबारा कभी नहीं देखूंगी। उसने कहा, मेरी जिंदगी में कभी कोई दूसरी औरत नहीं आएगी, एक तुम ही हो जिसे मैं चाहता हूँ, जिसकी मुझे जरूरत है। मैं सोचने लगी उसकी बातों से मैं उसके प्यार में और पड़ रही हूँ। उसने कहा, तुम वैसा फिर से कर रही हो? मैंने कहा, कैसा? तुम अपने होठों को काट रही हो। और वह मेरे होठों को चूमने लगा। मेरी आंखों में देखकर कहा, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। और फिर मुझे चूमने लगा और मैं सोचने लगी, यह प्यार नहीं है तो क्या है? क्या कभी वो कहेगा मुझसे? काफी देर तक मुझसे प्यार करता रहा। मैं बिल्कुल थक कर बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह कहा, मैं तुम्हें आज कहीं लेकर जाने वाला हूँ। मैंने पूछा, कहाँ? पर उसके हाव भाव देखकर मैं समझ गई कि वह टेंशन में है। मैंने उसके गालों को हल्का छूकर कहा, तुम मुझे जहाँ भी लेकर जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। जब मैं उसकी आंखों में देखा, कई तरह के इमोशन थे। उसने कहा, पहले मैं तैयार हो जाता हूँ, कहकर वो बाथरूम चला गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम उसकी कार में बैठ गए थे। जय पूरे तरीके से चुप हो गया था। उसने मेरे हाथों को कसकर पकड़ रखा था और कुछ दूसरे ख्यालों में खोया हुआ था। उसे देखकर ही कह सकती हूँ कि वो काफी नर्वस है। उसने अब तक मुझे नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन महान जय चौधरी अगर ऐसे नर्वस है तो जरूर कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मैंने यह स्वीकार किया। कार से उतरने के बाद उसने मेरा हाथ काफी जोर से पकड़ रखा था और प्राइवेट क्लिनिक के अंदर आ गए। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, डॉक्टर चैटर्जी आपका इंतजार कर रहे हैं। केबिन पर आकर मैंने देखा 40 साल के आसपास के डॉक्टर चैटर्जी बैठे हुए थे। एक दूसरे से जान पहचान के बाद मैं हैरत में थी कि आखिर क्या होने वाला है। डॉक्टर चैटर्जी ने जय से पूछा, यह तुम्हारी हालत के बारे में कितना जानती है? उसने कहा, कम से कम 95%। डॉक्टर ने कहा, इतना काफी है, फिर मैं पामेला से अकेले में बात करना चाहूंगा। जय ने कहा, अकेला मतलब हम तीनों साथ में ना? डॉक्टर ने कहा, नहीं, मैं और पामेला। जय हम दोनों को अकेला छोड़कर रिसेप्शन में चला गया। डॉक्टर ने कहा, तुम उसके बारे में सब जानती हो तो सीधे पॉइंट में आता हूँ। मैं जय का डॉक्टर हूँ और जय जब 6 साल का था तब से इसे PTSD है। मैंने कहा, हाँ।
डॉक्टर ने कहा, उसे लगता है उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार वह है। मैंने बीच में काटते हुए कहा, पर यह सच नहीं है, उस समय वह बहुत छोटा था। डॉक्टर ने कहा, हाँ सही कह रही हो, पर यह उसे समझाना मुश्किल है। मैंने पूछा, वह कब से आ रहा है? डॉक्टर ने कहा, मेरे पास 6 सालों से आ रहा है। पहले किसी और डॉक्टर के पास था। अब पामेला, मेरे पास 2 खबरें हैं, एक अच्छी एक बुरी। तुम पहले क्या सुनना चाहोगी? मैंने कहा, बुरी खबर पहले सुनाएं। डॉक्टर ने कहा, यह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे मैं दवाई दूं और वो ठीक हो जाए। दवाई से उसकी तकलीफें कम हो सकती है, पर यह लाइलाज बीमारी है। यह तो मैं पहले से ही जानती थी। डॉक्टर ने मेरा रिएक्शन देखकर कहा, और अच्छी खबर यह है, जय काफ़ी अच्छा कर रहा है, खासकर जब से तुम उसकी ज़िंदगी में आई हो। तुम्हारे आने से पहले उसे ज़िंदगी पर विश्वास नहीं था, बस एक ही काम में लगा हुआ था, वह था पैसा कमाना। अभय की मौत के बाद हालात और बिगड़ गए। वह शराब पीने लगा, इलाज बंद करवा दिया। बस एक सुनीता थी जो बचपन से उसका इलाज करवा रही थी। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि कई बार मुझे उसके घर पर भी जाना पड़ा और अधिक पीकर अस्पताल में भर्ती हुआ। लेकिन अभय के बेटे राजवीर के बारे में जानने के बाद उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण जगी थी। मैंने देखा वो मुस्कुराने लगा। बाद में मुझे पता चला कि उसकी मुस्कुराहट की वजह राजवीर नहीं बल्कि तुम हो। अगर तुम चाहती हो कि जय पूरे तरीके से अपनी जिंदगी खुशहाली के साथ जिए, दवाई से ज्यादा उसे प्यार की जरूरत है। तुमने उसके दिल में बहुत बड़ी जगह बना ली है और मुझे पूरा विश्वास है तुम ऐसा कर पाओगी। एक बात याद रखना, जो लोग इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं वो प्यार करने वालों के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, उन्हें किसी भी हाल में अपने से दूर नहीं होने देते। तो तुम्हारी ज़िंदगी में भी ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हें घुटन महसूस होगी, पर अच्छी बात यह है कि वह अपने आप को काबू करना सीख रहा है। डॉक्टर से बात करने के बाद मुझे पता चला क्या करना है। कहानी जय की जुबानी। घर आकर मैंने फैसला किया कि राजवीर से माफ़ी मांगूंगा। कल मेरे वजह से वह डर गया था। दरवाजे के सामने खड़े होकर मैं गहरी सांस ली। मैं $1 मिलियन का डील करने में इतना नर्वस नहीं होता जितना कि अब हो रहा था। मैंने कहा, राजवीर, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें डराने का, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। और तुम्हारे लिए मैं एक प्यारा सा गिफ्ट लाया हूँ। मैं उसे टेडी बियर दिया, जिसे पाकर वह बेहद खुश हो गया और मैंने उसे गले लगा दिया। मैं अपना इलाज करवाऊंगा और अपना गुस्सा कभी इन दोनों पर नहीं दिखाऊंगा, मैंने फैसला किया। अगली सुबह जब सूरज की किरणों से मेरी आँख खुली, पामेला मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरे गालों को चूम कर कहा, गुड मॉर्निंग पतिदेव। मैंने दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली, उसे पकड़ लिया। पिछले 1 हफ्तों से मैं चैन की नींद नहीं सो पाया था। मैं रात रात भर जगता था। शायद ही मैं सोया हूँ, पर अब पामेला मेरे साथ है तो कितना शांति है। जिंदगी में पहली बार अपने आप को इतना परिपूर्ण, इतना खुश पाया। मैंने आंखें बंद किया। मुझे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी मुझे देख रही है। मैंने पूछा, पामेला क्या देख रही हो? अपनी नाक मेरी नाक के साथ रगड़ते हुए कहा, तुम्हें देख रही हूँ मिस्टर चौधरी। मैंने एक भौं ऊंची करके कहा, और क्यों, मैं पूछ सकता हूँ? वो मुस्कुरा कर कही, क्योंकि तुम इतने हैंडसम हो कि किसी को भी दीवाना बना दो। मैं अपनी आंखें तुम पर से हटा ही नहीं पा रही हूँ। मेरे लुक के लिए कई लोगों ने मेरी तारीफ की, पर यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि सारे लोग सिर्फ मेरी चमड़ी देख पाते थे, यह नहीं देख पाते थे कि मैं अंदर से कितना सड़ा हुआ हूँ। पर आज यह औरत जो मुझे अंदर से जानती है, जो मेरे घाव और मेरा सड़ा हुआ अंतर्मन देखी है, वह मुझे खूबसूरत कह रही है। यह कोई कॉम्प्लीमेंट थी जिससे मेरा दिल धड़कने लगा। और तुम? पामेला की आवाज मेरे कानों में आई। मुस्कुराकर कहने लगी, ब्लश कर रहे हो मिस्टर चौधरी? अपने बिस्तर में उठकर बैठ गई और कौतूहल के साथ मुझे देखती हुई कही, ओ माय गॉड, महान मिस्टर जय चौधरी ब्लश कर रहे हैं। मैंने कहा, मैं नहीं कर रहा। उसने कहा, तुम्हारे गाल लाल हो गए हैं। मैंने कहा, बहुत हुआ पामेला, मैं हमेशा उसे चिढ़ाता हूँ, पर आज वह मुझे चिढ़ा रही थी। उसने कहा, मैं इस मौके को कैद करना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ में उत्सुकता थी। ऐसा मौका जिंदगी में एक बार आता है। वह ताली मारने लगी और साइड टेबल से अपने फ़ोन उठा लिया। मुझसे कहा, ऐसा मौका मिस नहीं कर सकती। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसकी कलाई पकड़कर मैं उसे अपने करीब खींचा।
खींचा और वह मेरे सीने के ऊपर आकर गिरी और अगले ही पल उसकी पोजीशन बदल गई और वो मेरे नीचे थी। जय, इससे पहले कि कुछ बोल पाती, मुझे डांट पाती, मैं उसके होठों पर एक गहरी चुंबन दी और जब आखिर में मैंने उसे छोड़ा, वह गहरी सांस ले रही थी। अब कौन ब्लश कर रहा है? मैं आंख मारता हुआ मुस्कुराया और उसके गालों को अपनी उंगली से सहलाने लगा। उसने कहा, यह चीटिंग है। मैंने एक भौं ऊपर उठाकर पूछा, क्या सच में? और फिर उसके गले में तितलियों सा चुंबन देने लगा। इससे पहले कि कुछ कह पाती, मैं उसकी तस्वीर खींचने लगा। वह जोर जोर से हंस रही थी। फिर हम दोनों ने साथ में तस्वीर लेने लगे, बेड पर लेटे लेटे एक दूसरे को किस करते हुए। बुरी यादों को भुलाकर नई यादें बनाने लगे थे। मेरे अतीत की सारी यादें मुझे दर्द देती है, मुझे बुरे सपने देते हैं, पर अब पामेला ने कसम खाई है कि नई यादें बनाएंगी। यह सोचकर मैं मुस्कुराने लगा और एक बार फिर हमारी तस्वीर ली। कहानी पामेला की जुबानी। मैं और जय अब नई यादें बनाने लगे थे। मैं राजवीर के साथ कैफेटेरिया में आई थी। मैं बच्चे को देखकर हंस रही थी जो अपना जूस पी रहा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में आई, पामेला। मैं आवाज के मूल तक पहुंचने गई तो देखा जय के पापा रवि मेरे सामने खड़े थे। वह पापा जो अपने बच्चे की कभी परवाह नहीं की, उसे बाहों में लेकर नहीं कहा कि तुम्हारी माँ की मौत का जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि इस 5 साल के बच्चे पर माँ की सुसाइड का इल्जाम लगा दिया। मैंने कोशिश की कि मैं उन्हें अपनी झुंझलाहट ना दिखाऊं। मैं उनको देखकर मुस्कुराई। रवि ने कहा, मैं यहाँ किसी से मिलने आया था कि तब तुम दोनों को देखा, सोचा तुमसे मिल लूं। मैंने कहा, हेलो। उसने कहा, उम्मीद करता हूँ तुम लोग अच्छे हो। राजवीर की ओर देखते हुए कहे, मैं बच्चा को थोड़ा पकड़ लूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने अपने गुस्से को काबू करके बच्चे को लेकर उन्हें पकड़ाया। कम से कम यह परमिशन मांग रहे हैं। उसने कहा, हेलो राजवीर। अच्छी बात यह थी कि राजवीर खुश तो नहीं था, पर रो नहीं रहा था। बेटे तुम कैसे हो? राजवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत अचरज से उसे देखने लगा कि उसे आखिरी बार कहाँ देखा है। आपकी पत्नी कैसी है सर? मेरे मुंह से यह बात निकल गई और मुझे एहसास तक न हुआ। उसने कहा, तुम्हें इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है पामेला, तुम मेरी बहू हो। मैंने कहा, क्या सच में? फिर तो इसका मतलब यह हुआ कि जय आपका बेटा है। वह बूढ़ा आदमी अपना माथा सिकोड़ते हुए कहा, यह कैसा सवाल है पामेला? क्या आपने कभी उसे बेटा माना है या बेटे की तरह उसके साथ व्यवहार किया है? अब जब मैं शुरू हो गई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। मेरा गुस्सा अभी धरती पर आने लगा था। मैं बूढ़े आदमी को कोई शब्द नहीं मिल रहा था। मैंने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ जारी रखा, देखिए यह आपको भी पता है, आपने सालों पहले 5 साल के बच्चे पर उसकी माँ की मौत का इल्जाम लगाया था। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, दूसरी शादी कर ली, और उस बच्चे का क्या जिसे आपने पीछे छोड़ दिया? मेरी बातें सुनकर अब वह सकपका गया। उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली। क्या आपको पता है वह कितनी रात में उठकर बैठ जाता था और अपनी माँ को ढूंढता था? क्या आपको पता है उसे यह दर्द किस कदर तोड़ा था जब आपने उसके सगे भाई को उससे दूर कर दिया था? क्या आप पर कभी किसी ने ऐसी चीज का इल्जाम लगाया जिसके लिए आप कसूरवार नहीं थे? उस झुके हुए बूढ़े आदमी की तरफ देखकर मैंने फिर जारी रखा, आप तो खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, पर वह उसी जगह पर फंसा रहा। आपका यह इल्जाम लगाना और उसे अनदेखा करना पिछले 24 सालों से उसका पीछा कर रहा है। उसे अक्सर बुरे सपने और पैनिक अटैक आता है। आखिरी 2 शब्द से उसका ध्यान मेरी ओर आया और मुझे देखने लगा। मैंने कहा, हाँ मिस्टर रवि, जय को PTSD है और इसके कारण आप हो। मैं खड़ी हो गई और पेमेंट करने के बाद वहां से निकलने को तैयार हुई और फिर रवि की आंखों में देखकर कहा, आप अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं सर, पर मेरा विश्वास करें आप बहुत ही भयानक पिता है। आप जय के योग्य नहीं हैं और मुझे संदेह है कि आप अपने पहले पत्नी के लिए अच्छे पति थे भी या नहीं। इतना कहकर मैं कैफे से बाहर चली आई थी। घड़ी के 12 बज गए थे और अब तक जय घर नहीं आया था और वह जवाब भी नहीं दे रहा था, न मेरे कॉल का न मैसेज का। उसके सेक्रेटरी ने बताया कि जय 7 बजे ऑफिस से निकल चुका था, पर अब तक घर नहीं आया। सुनीता और राजवीर सोने चले गए थे और मैं अभी डाइनिंग टेबल में बैठी बैठी अपनी पति का इंतजार कर रही थी। हर एक सेकंड के साथ मैं और ज्यादा चिंतित हो रही थी। जैसे ही दरवाजे की बेल बजी, मैं दौड़ते हुए दरवाजा खोलने गई। जय, उसे सामने खड़ा देखते ही मुझे राहत महसूस हुई।
मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैं पूरी बात उससे कह नहीं पाई कि वो मेरे सामने से गुजर कर जाने लगा। मैंने अपना माथा सिकोड़ा, इसे क्या हो गया, और उसके पीछे पीछे कमरे में गई। मैंने जैसे ही रूम के अंदर घुसी, मैंने देखा जय नीचे बैठा हुआ था, माथा थोड़ा सा टेढ़ा कर रखा था। मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। मुझे शराब की बू आई। बड़े प्यार से मैंने पूछा, जय क्या हुआ? वह मेरी आंखों में देखा और मुझे उसके आंख लाल और फूले हुए लगे। मुझे अपनी बाहों में लो पामेला, उसने फुसफुसा कर कहा, फिर भी मेरे कानों तक पहुंचा। मैं उसके सामने आकर घुटनों के बल बैठ गई। उसे अपनी बाहों में भरकर उसके दुख को अपने अंदर लेने की कोशिश करने लगी। उसने अपने हाथों से मेरे बाहों को पकड़ लिया और मुझे अपने थाई में बैठा लिया। मैंने अपने हाथों की उंगलियों से उसके बालों में चलाने लगी। कहा, जय क्या हुआ? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें छोटी चलने लगी और दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा। पूछा, जय? उसने अपना माथा हिलाया। ऐसा लगा कि वह कुछ कहना चाहता है, पर उसके शब्द मुंह से नहीं निकल रहे थे। मैं उसे दोनों हाथों से पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। कोई बात नहीं, लंबी सांस लो। उसके हथेली को पकड़कर उसके हर एक गांठ में मैं चुमने लगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी जय। मैं नहीं। उसके आवाज टूटे फूटे निकले। मैंने अपना माथा सिकोड़ा। उसने दोबारा से कहा, मैं नहीं। मैं उसे थोड़ी दूर हटी। उसकी ओर देखकर पूछा, क्या बात है जय? आखिरकार उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, मैं अपनी माँ को नहीं मारा। एक सेकंड के लिए मैं खो सी गई। मुझे पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूं। उसके बाद मैं मुस्कुराकर उसे और कसकर पकड़ लिया। कहा, मैं जानती हूँ जान, मैं जानती हूँ। और यह रात जय रोया। वह अपनी माँ के गम में रोया और उन शब्दों के लिए जो नफरत के साथ उसकी ओर फेंका गया था। और तब तक रोया जब तक उसके आंसू सूख नहीं गए। और मैं चुपचाप उसे अपनी बाहों में लेकर बैठी रही, उसके टुकड़ों को थाम कर। बाद में मुझे पता चला उसके पापा रवि से मेरा बात करना जादू की तरह काम किया था और उसने जय से माफी मांगी थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जय को PTSD था। उसने जय के सामने स्वीकार किया था ये उसकी माँ के साथ चीट कर रहे थे जब वह अभय के साथ प्रेग्नेंट थी। बाद में जब उन्हें अपराध बोध हुआ, इससे पहले कि वह उसकी माँ से माफी मांगते, वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस समय अपने आप को अपराध बोध से बचाने के लिए उसने अपने छोटे से नन्हे से बच्चे पर सारा इल्जाम थोप दिया। उसने जय को अनदेखा करने के लिए और उसे दर्द पहुंचाने के लिए माफी मांगी। उनकी माफी का मतलब यह नहीं कि उनकी गलत कर्मों के लिए उन्हें माफ कर दिया जाएगा। मैंने मन ही मन सोचा और उसके बालों में अपने हाथ चलाए और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे खुशी है कि आखिरकार जय इस बोझ से मुक्त हो गया जो इतने सालों तक ढो रहा था। उसकी सौतेली माँ के कड़वी बातें नहीं, बल्कि उसके अपने सगे पापा का उस पर झूठा इल्जाम लगाना इस छोटे बच्चे के दिल पर लगी थी। जो हमारे सबसे करीबी होते हैं वह सबसे अधिक हमें ठेस पहुंचाते हैं। पामेला, कमान, तुम कर सकती हो। तुम्हें याद है वह चांदनी रात का डांस? जय मेरे हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा। मैं बेहद दर्द में थी। उसने डॉक्टर से कहा, कुछ करो। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर चौधरी, बस उसे एक आखिरी बार जोर लगाना होगा। आखिरकार नर्स ने कहा, आपकी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। नर्स छोटी सी बेटी को मेरे हाथ में पकड़ाते हुए कहा, अब आप इसे फीड कर सकती हैं। उसके बाद आप दोनों आराम करें। मैं बच्ची को दूध पिलाने लगी। अचानक देखा जय मेरी ओर देख रहा है। मैं शर्माने लगी। मैंने कहा, क्या बात है जय? वह मुस्कुरा कर मेरे पास आ गया। मेरे बगल में बैठकर अपना सर मेरे कंधे पर रखा। कहा, तुमने आज मेरी जान निकाल दी थी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने कहा, मैं तुमसे वादा किया है हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या तुमने अभी तक उसे गोद में लिया? उसने कहा, नहीं, ये तो बहुत ही छोटी है। जब यह 1 साल की हो जाएगी उससे पहले मैं इसे छूऊंगा तक नहीं। अभी तो इतनी छोटी है कि मैं पकड़ भी नहीं पाऊंगा। मैंने कहा, क्यों नहीं पकड़ सकते जय? मेरे सामने आकर बैठो। उसने कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बैठो, मैं सिखाती हूँ। और उसने उसके बाद बच्ची को उसके गोद में लिया। उसने बच्चे के माथे को चूमता हुआ कहा, डैडी तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगे। उसके बाद सुनीता भी राजवीर को लेकर अस्पताल आ गई। राजवीर भी अपनी छोटी बहन को देखकर बेहद खुश हो गया। उसे सुनीता के साथ वापस भेज दिया क्योंकि मैं कल रिलीज होकर घर जाने वाली हूँ।
हम दोनों बैठकर मूवी देखने लगे। उसने मेरे हाथ को 3 बार दबाया। मैंने पूछा, तुम्हें पता है हाथ को 3 बार दबाने का मतलब क्या होता है? उसने कहा, हाँ, मैंने कहीं पढ़ा है। अपनी प्रेमिका का हाथ 3 बार दबाने का मतलब वही 3 शब्द होते हैं जो तुम हमेशा मुझे कहती रहती हो। मैं अभी तुमसे वह शब्द कहने से डरता हूँ। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, आई लव यू जय। उसके बदले उसने मेरे हाथ को 3 बार दबाया और अपने प्यार का इजहार किया। मुझे पहले ही एहसास था वह मुझसे मोहब्बत करता है और आज उसने ये तरीका ढूंढा है इजहार का। मैं इसके इश्क के रंग में रंग गई। इसी के साथ ये सीरीज पूरी होती है। आशा करती हूँ आपने सारे एपिसोड सुने होंगे। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानियों के लिए मुझसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।